हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये हम लोग का ये जो दूसरा वीडियो है जो हमने साइंस एंड टेक का शुरू किया है, तो साइंस एंड टेक का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने कल पोस्ट कर दिया था और उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, मैगजीन से कवर कर लिया होगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये साइंस एंड टेक का पार्ट जब हो जाएगा तो फिर हम लोग इन्वायरमेंट और डिफेंस का देखेंगे। ठीक है, तो डिफेंस में देखेंगे कौन सी मिसाइल बनी है, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट है, इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे और इसके बाद हम लोग को देखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एरावत जो है भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो 12 से 17 नवंबर के मध्य अमेरिका के कोलोराडो में यहाँ पर क्या हुआ, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड स्टोरेज एनालिसिस का आयोजन यहाँ पर हुआ। तो हुआ क्या कि 500 की एक लिस्ट बनाई गई, देखा गया कि इनमें कौन से सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर हैं। तो देखिए, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जो फ्रंटियर है, जो सबसे फास्ट है, द्रुतम का मतलब है यहाँ पर सबसे तेजी, मतलब फास्ट, ठीक है। और विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर था एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस सुपर कंप्यूटर को 1.194 एक्साफ्लॉप की इसकी स्पीड है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे जो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर जो हैं देख लीजिए, फ्रंटियर अमेरिका का, अरोरा अमेरिका का, ईगल अमेरिका का, फुगाकू जापान का। एक समय फुगाकू भी टॉप पे पहुंचा था, बट बाद में अमेरिका की इन तीन ने इसको क्या किया, पछाड़ दिया। कैसे? क्योंकि इसकी पेटाफ्लॉप्स में स्पीड देखी जाती है। 11,094 इसकी है, 585 इसकी है। तो देखिए, इसका जस्ट डबल है, ठीक है। और फुगाकू यहाँ पर 442 है। तो सुपर कंप्यूटर जितने 500 की लिस्ट में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर हैं। और एरावत PSI भारत का सबसे फास्टेस्ट है और इसको 500 में 90वां स्थान मिला, यानी 90 स्थान पे आता है। और 8.5 पेटाफ्लॉप की इसकी स्पीड है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले पे आते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अब ये कहाँ कहाँ स्थापित है उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। भारत के द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य बनाने हेतु नीति आयोग ने AI आधारित क्लाउड सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया है, ठीक है। CDAC पुणे में परम सिद्धि अधिकतम संसाधन जो गति है इसकी 4.62, तो ये है 163वें पे, परम सिद्धि सेकंड पे आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुणे में जो मौसम विज्ञान में है प्रत्युष है, तो ये याद रखिए। इसके बाद मिहिर, तो ये 4 हो गए, मिहिर, प्रत्युष और परम सिद्धि, और इसके पहले एरावत, ठीक है। तो ये आप 4 याद कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, सुपर कंप्यूटर की लिस्ट पूछी जाती है, कहाँ कौन सा लगा है। परम कामरूप गुवाहाटी में लिखा है, परम अनंत IIT गांधीनगर में लगा हुआ है, परम पोरुल तिरुचिरापल्ली, परम प्रवेगा बेंगलुरु, परम गंगा रुड़की, परम शिवाय IIT बेचू। तो कुछ लिस्ट याद कर लीजिए, मैं पूरी लिस्ट को यहाँ पर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया है। तो देखिए, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो ने किया, और ये दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल है और इसका नाम वूश दिया गया, WHOOSH यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और वूश का पूरा नाम है वोक्तु हेमत ऑपरेसई ऑप्टिमल सिस्टम हेबाट। अब ये कुछ नाम उन्होंने सोच के रखा होगा, ठीक है। और इसको जो वित्त पोषित किया है, चाइना ने इसकी फंडिंग करी है, ये याद रखना। और ये जकार्ता को पश्चिमी जावा के प्रांत वांडुंग शहर से जोड़ती है। तो हमारे लिए वूश नाम है, देश का नाम याद करना है। और वूश की स्पीड कितनी है दोस्तों, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी, ठीक है। और वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कौन कौन से भारत में 7 कॉरिडोर हैं, दिल्ली लखनऊ बनारस जो 865 किलोमीटर का है, बनारस पटना हावड़ा, तीसरा है दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद। तो ये लिस्ट है, आप इसको देख लीजिए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं और जो पहला प्रस्तावित है वो भी हमने आपको बता दिया कौन सा है, एकमात्र कौन सी है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। चलिए आगे देखते हैं। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो 23 हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का ये दाबित भारी जल रिएक्टर है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, कहाँ लगाया गया है, तो गुजरात के काकरापार में, गुजरात के काकरापार में इकाई 3, क्योंकि देखिए एक जगह सेंटर लगता है तो इकाई 1, 2, 3 करके, और हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। तो इकाई 3 में 700 मेगावाट की क्षमता यहाँ पर है। कहाँ है, गुजरात का काकरापार। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि नरौरा, पता ही है। 31 अगस्त 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट की क्षमता का काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया, और ये देश का कौन सा है, 23वां है। ठीक है, चलिए अब इसकी नाभिकीय जो क्षमता हम लोगों की बढ़कर हो गई है कितनी, 7480 मेगावाट तक पहुंच गई है। अगला है भारत 6G अलायंस। तो 3 जुलाई 2023 को दूरसंचार विभाग और केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस, BG यानी भारत 6G अलायंस के गठन की घोषणा करी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 6G पर प्रौद्योगिकी पर काम किया जाएगा। चलिए, तो भारत को 2000 तक 6G प्रौद्योगिकी, मतलब ऐसे इक्विपमेंट बने और इतना विकास हो कि हम लोग 6G की तरफ वहाँ पर बढ़ पाए। तो ये यहाँ पर 6G के मिशन 2 चरण में हैं, 2023 से 25 और 25 से 30। अगला देखते हैं सागर संपर्क। जो काम की चीज़ मैं वही पढ़ूंगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय कम है और हमें पूरा करंट अफेयर को कवर करना है। आप दोबारा इसको जब मेन पॉइंट पढ़ेंगे तो लास्ट में यही हमें पढ़ना रहेगा। 12 जुलाई 23 को सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सागर संपर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या है, सागर संपर्क एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। तो सागर संपर्क क्या करे, एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। सागर संपर्क का प्रमुख उद्देश्य GNSS में पाई गई त्रुटियों की अशुद्धियों को ठीक कर पोजिशनिंग डाटा की सटीकता में सुधार करना है। चलिए आगे पे आते हैं, जो हम लोग के काम के पॉइंट हैं वहाँ पर वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके मेन हेडिंग से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो भारत का जो पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है, देखिए, तो तेलंगाना सरकार, कहाँ है, तेलंगाना सरकार के द्वारा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। तेलंगाना एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दृष्टिकोण के साथ राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, अब यहाँ पर देखिए, इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है एक स्थायी और आत्मनिर्भर रोबोटिक्स परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, तो एक रोबो पार्क की स्थापना की जाएगी। अब उसमें क्या होगा, आप पता है कि आजकल रोबोट सिस्टम चल रहा है, आपने देखा होगा कि चाहे वो घर की साफ सफाई हो या फिर हॉस्पिटल में हो, ये बहुत सारी जगहों पर। तो इसका एक पहला किस राज्य ने शुरू किया है, तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है, ये हमें याद रखना है। तो इसमें 5 फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। ब्लॉकचेन 2018 में, ड्रोन फ्रेमवर्क 2019, AI फ्रेमवर्क 2020, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क 2021। अगला है विश्व का पहला नैनो DAP तरल। यहां पर क्या दिया हुआ है, उर्वरक की बात हो रही है, डाई अमीनो फॉस्फेट की बात हो रही है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, खाद है, तो इसको लिक्विड के रूप में देना है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह ने दिल्ली में नैनो तरल उर्वरक का लोकार्पण किया है। तो ये क्या है, DAP क्या है, तरल उर्वरक है, विश्व का पहला है, इस वजह से और इम्पॉर्टेंट है। इस उर्वरक का अनावरण उर्वरक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब क्या है, इफ्को ने तरल नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो DAP उर्वरक, सबसे पहले यूरिया के लिए किया गया था, क्योंकि इसको लिक्विड बेस में दिया जाता है, इसको छिड़काव किया जाता है या वाटर सोर्स जहाँ होता है उसी से मिलाकर उसमें पूरे में दिया जाता है। क्योंकि जब खाद वगैरह डाली जाती है तो इंसान हाथ से फेंकता है, तो ऐसे फेंकता है, तो हो सकता है कि बीच में कहीं कहीं प्लेस खाली रह जाते हैं। तो लिक्विड जो रहेगा वो पूरे में फैलेगा और कम खर्चे में ज़्यादा कृषि को फायदा पहुँचाएगा। यह पारंपरिक DAP डायमिनो फॉस्फेट से सस्ता है, लिक्विड वाली थोड़ी सस्ती पड़ेगी। इससे फ़ायदा क्या क्या है भैया, देखो, मृदा, जल, वायु, इनके प्रदूषण में कमी आएगी। DAP में तरल नाइट्रोजन और फॉस्फेट का एक समृद्ध स्रोत होता है। यह पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अवशेष मुक्त हरित फार्मिंग के लिए उपयुक्त है, यानी बाद में अवशेष नहीं बचेगा इसमें। और
क्या है कि इफ्को ने नैनो डीएपी उर्वरक उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और कांडला में उत्पादन की सुविधाओं की स्थापना की है, और इसके अलावा उड़ीसा के पारादीप में भी ये चीज़ की गई है, डीएपी का नैनो लिक्विड प्लांट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है? नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल विज्ञान पार्क की आधारशिला रखी। कहाँ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में टेक्नो सिटी परिसर में इस पार्क को स्थापित किया। कब की न्यूज़ है? 25 अप्रैल 2023 की है। देखिए, अब ऐसा मत समझिएगा सर कि 23 का हम जितना स्टार्टिंग का क्यों पढ़ रहे थे। देखिए, एक साल का हमें अद्यतन करना पड़ता है। अगर एक साल की न्यूज़ को हम पढ़ेंगे तो पूरा हमारा कवर होगा। किसी भी चीज़ को हम इफ बट करके नहीं ले सकते हैं। और मैं जल्दी से ही 200 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा। इसमें आपको मैं कोशिश करूँगा 50-50 क्वेश्चन का, और जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे सभी टॉपिक को मिलाकर वो आप जरूर देख लीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि हम इस क्वेश्चन के नंबर को बढ़ा दें। चलिए, अगला है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करते हैं। 19 अप्रैल 23 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को एक मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, और मिशन की अवधि 2023-24 से लेकर 30-31 तक की ये चलेगी। इस मिशन के तहत 8 वर्ष की अवधि में मध्यवर्ती स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया गया, और इन क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स, फिजिकल क्यूबिट्स होगी। अब यहाँ पर ये हम लोग के लिए उतना नहीं है, साइंस एंड टेक का थोड़ा सा पार्ट है। अब यहाँ पर आप आते हैं, डायरेक्ट इस पे आते हैं। यूरेनियम 241 का नया जो आइसोटोप समस्थानिक खोजा गया है, देखते हैं। जापान के जो कह सकते हो फिजिस्ट का हो या भौतिकविद का हो, यूरेनियम के एक नए आइसोटोप की खोज की है, और इनका जो इस नए पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, और इसका मास नंबर 241 है। ठीक है, यूरेनियम के इस नए समस्थानिक को यूरेनियम 241 के नाम दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, यूरेनियम 241 यूरेनियम का ही नया है। तो इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आप बताओगे 92, और ये जो 241 है इसका क्या है? मास नंबर है। ठीक है, इस समस्थानिक की खोज का संबंध फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अभी इतना समझ गए, बहुत है आपके लिए। अभी प्रोटॉन 92 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपने देख ही लिया उसका, तो फिर और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? फिर यहाँ पर हो जाएगी 149 हो जाएगी। 1979 के बाद प्रथम अवसर है जब किसी न्यूट्रॉन समृद्ध यूरेनियम समस्थानिक की खोज की गई है। यूरेनियम 241 जो है दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है, और यूरेनियम 238 सबसे भारी समस्थानिक था। ठीक है, ये याद रखिएगा अभी तक। अगला है एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2023 को एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ किया ये आगे देखते हैं। तो यह टेलीस्कोप उत्तराखंड के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया, और ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोधशाला उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, और टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह टेलीस्कोप का जो डिज़ाइन है दोस्तों, वो है बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन और सेंट्रल स्पैटियल डी लीज ने किया है। तो ठीक है, बेल्जियम की संस्था है, उन्होंने किया होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो देखते हैं भैया एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से पार्टिकुलेट मैटर कहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी यानी एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो 14 मार्च को की गई, तो यानी 2022 का पूरा अद्यतन रहा होगा। 131 देश के 7323 शहरों को शामिल किया गया, जहां PM 2.5 पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो इस दृष्टि से चाड, इराक और पाकिस्तान, ये यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है, और ये तीनों विश्व के सबसे प्रदूषित देश हैं। गुआम इसमें 131वें स्थान पर है, भारत 8वें स्थान पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले में। ठीक है, और 2022 में चाड की राजधानी जो है अनजामेना विश्व को सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है, और विश्व में नई दिल्ली सेकंड नंबर पे आ रही है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला है दोस्तों, हाँ, तो
राजस्थान का मेवाड़ी दूसरे स्थान पर है, दिल्ली क्योंकि पहले पे हो गया, ये हमें याद रखना है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट है, तारकेश्वर की डिगबोई असम, अलादू तमिलनाडु, कोटुपल्ली तमिलनाडु, तो ये मिलाने को आ सकता है। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, तो यहाँ पर 1 मार्च 23 को झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल जो संयंत्र में देश का पहला वातानुकूलित कंडीशनर लगाया गया। ठीक है, ये एनटीपीसी के द्वारा दिया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस संयंत्र की जो क्षमता है 660 मेगावाट, 3 इकाइयों में इतना, और पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुभारंभ किया गया है। तो 3 इकाइयाँ बनेंगी, प्रत्येक की 660 मेगावाट की क्षमता है, ये याद रहेगा, और कुल क्षमता हो जाएगी 1980। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ की गई, जिसमें पारंपरिक वाटर कूलर कंडीशनर की तुलना 1/3 है। ठीक है, चलिए, और ये संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में विद्युत की आपूर्ति करेगा। बैंडिकूट विश्व का पहला महिला ढोने वाला रोबोट बना है। तो देखिए, केरल सरकार ने पहला महिला ढोने वाले रोबोट को बैंडिकूट का अनावरण किया है, और ये गुरुवायूर से सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। अब देखिए, ये एक रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं समाज में माना गया है कि जो जिनको आप दलित मानते हो, एससी मानते हो, या फिर कह सकते हो कि जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो वैश्य शूद्र, तो उसमें उनके द्वारा कार्य किया जाता था। तो जिसके कारण अब ये देखिए, ये कह सकते हो कि हाँ, लोगों में इस तरह के भेदभाव कम होंगे। ठीक है, और ये काम रोबोट की सहायता से किया जा सकेगा। इसके साथ केरल के मेन होल की सफाई हेतु रोबोट की तकनीकी का देश का पहला राज्य बन गया, क्योंकि जब कहीं होल होता था तो उसमें क्या है कि इंसान जाते थे नीचे। सोचिए, मान लीजिए बहुत बार होता था कि वो गैस की बदबू से, या गैस इतनी जहरीली होती तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य पर ध्यान भी नहीं दिया जाता था। ठंडी का महीना होता है, बरसात का महीने में और समस्या हो जाती है। तो इस तरह से ये रोबोट यहाँ पर मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बैंडिकूट के 17 विकास लक्ष्यों में 9 को पूरा करता है। अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली लक्ष्य 3, लक्ष्य 4 है गुणवत्ता शिक्षा, फिर है छठा स्वच्छता एवं सफाई, 8वां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। अब ये पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पर देख रही है। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है। तो क्वेश्चन देखिए, अब टॉपिक में ही आपको एक चीज़ मिल गई, लिथियम की खोज कहाँ, जम्मू कश्मीर, पहली बार वो की गई है। और कौन सा, रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। ठीक है, जैसे एक माइन वाला एरिया होता है, तो वहाँ सलाल हैमाना क्षेत्र है, वहाँ पर किया गया है। ठीक, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश की तिरुपति में स्थापित किया गया पहला लिथियम सेल निर्माण सुविधा। अभी लिथियम से क्या बनाते हैं, मोबाइल की, लैपटॉप की बैटरी बनती है। आप देखते हो लिथियम आयन वाली जो बैटरियाँ होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती है, चार्ज जो है वो रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, तो उनमें एक्सप्लोजन कम होता है और उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, 108वां भारतीय साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ किया गया, राष्ट्र संत तुगडोजी महाराज, नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, तो इसका केंद्रीय विषय था महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा की गई है। इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग किया। ठीक है, तो कहाँ किया गया है, ये नागपुर संत तुगडोजी विश्वविद्यालय में किया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए इसी में आगे देखते हैं। जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का पहली बार आयोजन किया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, हरित ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, इसकी शुरुआत जनवरी 2023 में करी गई थी, और ये गुजरात के सूरत में की गई है। एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का ये जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त प्रयास है। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आपके घरों के बाहर पीली पीली कलर की पाइप लगाई जा रही है, इंस्टॉल की जा रही है। अब इसके द्वारा आपके घर तक गैस पहुँच जाया करेगी। ठीक है, भारत ने वर्ष 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, नेट जीरो का हम लोगों ने कब लक्ष्य रखा है, 2070 तक। और एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी हम लोग ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे अब पूर्णतः खुद पर, तो ये 2047 तक पूरा किया जाएगा। नैनो यूरिया, अभी डीएपी वाला हम लोगों ने देखा था गुजरात का कलोल, तो डाई अमीनो फॉस्फेट वाला पड़ा, अभी यूरिया वाला है।
क्योंकि यूरिया पहले हो चुका था। 14 फरवरी 23 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर ये जगह पड़ती हैं, ठीक है। आंवला आपको वेस्ट में पड़ेगा, आई थिंक सहारनपुर साइड में पड़ेगा। आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। एक बार आंवला चेक कर लीजिएगा कहाँ है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट उम्मीद है वेस्ट यूपी में ही है, ठीक है। इफ्को नैनो यूरिया नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक क्रांतिकारी कृषि आदान है जो पौधों में नाइट्रोजन की वृद्धि करता है। देखिए नैनो ये जो यूरिया है, यूरिया क्या है, नाइट्रोजन है बेसिकली, जो पौधों में वृद्धि कराता है, ठीक है। तो ये इसमें 4% नैनो स्केल और नाइट्रोजन कण होते हैं, यही बात की जा रही है, ठीक है। नैनो यूरिया लीचिंग और गैसीय उत्सर्जन के रूप में कृषि क्षेत्रों में, लीचिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे चीज़ें घुलकर नीचे जब जाती हैं उस पानी के साथ, उसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जब पानी की मदद से जब ये पूरे में मिली रहेगी लिक्विड के फॉर्म में, तो ये रिस कर पौधों की जड़ों तक जाएगी। चलिए आगे आते हैं। अभी ये देखिए ना, गुजरात गांधीनगर इफ्को डीएपी तरल संयंत्र, ठीक है। आई थिंक मैंने कलोल बता दिया था, गांधीधाम वो वहीं पे है, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं शरीर के स्वास्थ्य और विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां, कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी बीमारी, कौन सी मलेरिया की दवा, कौन सी टीबी की दवा, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बचा है। वैश्विक तपेदिक टीबी रिपोर्ट 2023, 7 नवंबर 23 को क्या है कि WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 192 देश और क्या है कि वैश्विक जनसंख्या का 99% से अधिक टीबी मामलों पर आधारित है। कोरोना वायरस बीमारी के बाद टीबी से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जब मतलब हुई है अभी तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1995 से वैश्विक टीबी निगरानी के लिए टीबी पीड़ित लोगों की उच्चतम संख्या यहाँ पर है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2022 में टीबी से कितने लोग ग्रसित हुए, 7.5 मिलियन रहे, काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखिए 2022 में विश्व स्तर पर प्रति 1 लाख जनसंख्या में 133 लोग क्या हैं, टीबी से ग्रसित है। 8 देश, जिसमें भारत में 27%, इंडोनेशिया, मतलब विश्व में जितने भी टीबी के मामले हैं उसमें से 2/3 मामले इन 8 देशों में आते हैं। भारत, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होते हैं, ठीक है। और तपेदिक पर पहली बार 2018 में एक बैठक की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर 9 सितंबर 2022 को भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत परियोजना का यहाँ पर अभियान का शुभारंभ किया था। भारत 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है कि 2025 तक टीबी को खत्म कर दिया जाएगा। टीबी को क्षय रोग, यक्ष्मा ये भी कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया, इसके तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया गया, जिससे उनकी देखभाल और इलाज की सहायता से होता है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई बीमार पड़ता है टीबी, तो जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्या होता है कि हफ्ते में जितने भी 2 दिन दवा खिलाई जाती है, 3 दिन, क्योंकि मैं भी पहले से पीड़ित रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि 2 बार जाना पड़ता था। और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सामने दवा खिलाते हैं, ठीक है। डॉट्स जो है ये योजना है जिसके तहत उस समय मैंने ये ट्रीटमेंट लिया था। तो ये मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, जो निक्षय मित्र पहल वाली बात है उस पर सामने ही दवा खिलाई जाती है, जिससे कि आप ऐसा ना हो कि दवा को फेंक दो और आपको एक भी मिस हो गए तो आपका पूरा इलाज बेकार जाता है। क्योंकि मल्टीपल्स पे बढ़ते हैं इसके बैक्टीरिया, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता था कि एक एवियन इन्फ्लुएंजा फैल जाता था। तो एवियन पक्षी क्या है, तो 13 अक्टूबर 2023 पेरिस में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने ने भारत की स्वघोषणा को मंजूरी दी। मतलब कि भारत ने खुद कहा कि भाई अब इससे हम मुक्त हो चुके हैं। और मतलब तो इसी वजह से यहाँ पर भारत ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा और भारत को क्या किया गया, यहाँ पर उसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी विश्व अंडा दिवस पे की गई है। कब है, 13 अक्टूबर था। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, ठीक है, तो इसमें ए विषाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। तो आपसे पूछा जा सकता है मैट्रिक्स एम क्या है, ठीक है, तो ये कोई हॉलीवुड की सीरीज नहीं है, ये मलेरिया के टीके का नाम है, ठीक है। तो इसको R21 या मैट्रिक्स एम नाम दिया गया है।
किसके लिए? मलेरिया की रोकथाम के लिए। ये ऐसा दूसरा टीका है जिसकी प्रयोग की सिफारिश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर की गई है। इससे पहले WHO के द्वारा मॉस्क्यूरिक्स नामक टीकों को व्यापक संतुष्टि दी गई थी। मॉस्क्यूरिक्स, RTS ये पूरा नाम था, ठीक है, बस हमें मॉस्क्यूरिक्स याद रखना है। और जो R21 है, ये जो बना है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है, जो आधार पूनावाला की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पे आते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। साथ ही इस टीके के जो क्या है, यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिक ट्रायल में यूरोपियन निवेश बैंक, वेलकम ट्रस्ट ने भी सहयोग किया। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो अब क्या वस्तुतः सैपोनिन आमतौर पर जो चिली में पाए जाने वाला क्यूलाजा सेपेनोरिया और या सोपबार्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले में यौगिक औषधि गुण होते हैं। तो ये भी एक नाम है कि इससे भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। WHO के द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण। देखिए, कहीं पर भी आप कंपनी में जाते हैं तो देखिए उसमें लिखा होता है कि किसी भी जो व्यक्ति है, कंज्यूमर है, उसके राइट्स होते हैं। वैसे रोगी की सुरक्षा का अधिकार चार्टर होता है। तो WHO ने यहाँ पर क्या किया है, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किया है, ठीक है। और ये रोगी की सुरक्षा चार्टर है। क्या होगा भाई, देखो, चार्टर विश्व स्तर पर रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने, चिंताजनक आंकड़ों को संबोधित करने और प्रणालीगत सुधारों में की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा जाए कि हाँ भाई पहले ट्रीटमेंट शुरू होगा, पर्चा बाद में बनाया जा सकता है, बिलिंग में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बिलिंग में कितना माफ़ी दी जा सकती है, ठीक है, या रिपोर्ट पे कैसे पहले रिपोर्ट जरूरी है या पेमेंट जरूरी है। तो इस तरीके की चीज़ें उसमें सुरक्षा है, या अपने पेशेंट से मिलने का, तमाम तरह की चीज़ें इसमें शामिल है। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं, साथ में ऐड कर लीजिएगा। तो ये रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों का संलग्न करता है, ठीक है। ये थीम थे इसकी, इंगेजिंग पेशेंट फॉर द पेशेंट सेफ्टी। अगला आते हैं, WHO के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो गांधीनगर गुजरात में WHO के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? गांधीनगर में 17 से 18 अगस्त की बात है 2023 में। इसको संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया गया। और इसकी जो थीम थी, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य करना था। WHO का पारंपरिक वैश्विक केंद्र कहाँ है? तो ये 19 अप्रैल 2022 को जामनगर गुजरात में ये पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र यहाँ पर बनाया गया था। ये भी हमको याद रखना है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया तो उन्मूलन मिशन। तो देखिए, सिकल सेल क्या होता है, बेसिकली रेड सेल में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसी को लेकर मैं भी आगे बता दूंगा जो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। क्योंकि एनीमिया जो बीमारी होती है, खून को कमी को लेकर होती है, तो ये रेड सेल को लेकर बात होती है, इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो देखते हैं, 1 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ किया, ठीक है। ये केंद्रीय बजट 2023-24 में भी इसको घोषणा किया गया था कि हम लोग 2047 तक, देखो 2025 भैया, 2025 तक हम लोग टीबी खत्म करेंगे, 2070 तक नेट जीरो पे जाएंगे, एनर्जी पर इंडिपेंडेंट कब हो जाएंगे? 2047 तक हो जाएंगे, और 2047 में ही सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन हो जाएगा। देखिए, बीच बीच में जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये और थोड़ा सा बचा है। इस मिशन को 17 उच्च केंद्रीय राज्यों में के 278 जिलों में किया जाएगा, ठीक है। अभी इन राज्यों में शामिल हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, इवन उत्तर प्रदेश भी शामिल है। देखिए, इतने राज्य लिखे हैं। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है, यानी कह सकते हो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। तो माता पिता के जीन से संतान को पुश्तैनी तौर पे मिलती है। इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार, यानी कह सकते हो कि हेमिस्फीयर रूप में हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसे सिकल सेल कहा जाता है। सिकल का अर्थ है हाशियानुमा, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिकल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी होने लगती है। एनीमिया तो है रक्त की कमी, आप समझ गए। इसमें रेड सेल हेमिस्फेरिकल बन जाती है, ये याद रखिएगा। और विश्व सिकल सेल जागरूकता कब? 19 जून को मनाया जाता है, और 2047 तक बजट में 2023 में घोषित किया गया कि हम लोग 2047 तक सिकल सेल से मुक्ति पा जाएंगे। बेलीज या बेलाइज, ठीक है, ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, इसके बीच में एक देश पड़ता है बेलाइज, अल सल्वाडोर,
पनामा, कोस्टारिका, होंडुरास, निकारागुआ, ठीक है, अल सल्वाडोर, ये देश पड़ते हैं। तो वहीं पर बेलीज भी है। तो बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। और ये अमेरिका क्षेत्र का चौथा और मध्य अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। पराग्वे, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर ने क्रमशः 2018-19 यानी कि पराग्वे 2018, अर्जेंटीना 2019 और अल सल्वाडोर 2021 को मलेरिया मुक्त हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में बेलीज या बेलाइज क्या हुआ है, मलेरिया से मुक्त घोषित हुआ है। अगला देखते हैं भाई। विदित हो मार्च 2023 में अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। मार्च 2023 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत। तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या घटना है। तो इसमें 30 नवंबर 2023 को WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई है और वर्ष 2022 वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं, ठीक है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु नेटवर्क निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु नेटवर्क को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है भाई? जो रोगाणु जीनोमिक्स है उनकी शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों के खतरे की रक्षा करना है हमें, ये यहाँ पर किया गया है। तो IPSN सचिवालय WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। वन वर्ल्ड टीबी समिट 24 मार्च 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 को बनारस में उद्घाटन किया, ठीक है। और इसकी वार्षिक रिपोर्ट जो थी उसका भी विमोचन किया और इसमें क्या था कि भैया हमें जागरूकता बढ़ाना है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुभारंभ की और हम लोग 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट का पार्ट लेकर आएंगे और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मैंने GI टैग का वीडियो डाल रखा है दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज का, और जितने भी वर्ल्ड में कह सकते हो कि इंडेक्स हैं उसको भी मैंने वीडियो डाल रखा है। पुरस्कार सम्मान का भी 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। टॉपिक वाइज आप देख लीजिए कि मैंने बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं जिसमें पूरे 2023 का करंट अफेयर कवर है, ठीक है। तो हम लोग नए सेगमेंट में मिलेंगे जब अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस का पढ़ेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट और डिफेंस। अगला मुद्दा कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? पर्यावरण का पढ़ेंगे। पर्यावरण के साथ में रक्षा देखेंगे, रक्षा क्षेत्र भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।